इस बात के कोई ठोस आंकड़े तो नहीं है कि काम धंधे और रोजी रोटी के लिए बिहार के कितने लोग देश के दूसरे हिस्सों की ओर पलायन कर चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या का अपनी जमीन से पलायन करने का बिहार जैसा उदाहरण दूसरे विश्व युद्ध से पहले नहीं मिलता, जब नाजियों के जुल्मों का शिकार होकर यहूदियों की बड़ी तादाद यूरोप के अलग अलग हिस्सों से भागने को मजबूर हो गई थी। एक आजाद मुल्क के ही एक सूबे की जनता कई सालों से रोजी रोटी कमाने के लिए अपना घर बार छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में भटक रही है। मेहनत मजदूरी जैसे साधारण कामों के लिए भी बिहार की जनता को दूसरे प्रदेशों का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन बिहार के हुक्मरानों के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। एक बार फिर चुनाव सिर पर है, लेकिन बिहार के लोगों की तकदीर देखिए कि स्याह तस्वीर को सुधारने और विकास रोजगार के मुद्दों पर बहस करने के बजाय बिहार के धुरंधर गोमांस को लेकर मरने मारने पर उतारू हैं, या फिर ये कहें कि गोमांस के नाम पर बिहार की जनता को एक बार फिर से बेवकूफ बनाने की साजिश की जा रही है। पूरे देश में बीफ को लेकर मची सियासत पर पीएम मोदी ने गुरुवार को पहली बार चुप्पी तोड़ी थी। मुंगेर के चुनावी मंच से पीएम ने बीफ के मुद्दे पर फिजूल बयानबाजी के लिए नेताओं को लताड़ा था और कहा था कि वो आगे इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं देंगे। पीएम अपनी बात पर कायम रहे, लेकिन उनके सियासी विरोधियों का बीफ राग लगातार ऊंचे से ऊंचा सुर पकड़ता जा रहा है। लालू के बाद उन्हीं के सिपहसालार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस आग में घी डालने का काम किया है। वो प्रचारित किया जा रहा है जो लालू जी के बीफ के बयान के बाद ना वो सब बयान वान का लोग का कोई मतलब है, वो एकेडमिक बहस है। वेद पुराण में क्या सब लिखा, ऋषि महर्षि भी खाते थे पहले के जमाने में। इस बेमतलब के बयान पर भड़की बीजेपी ने पूरे आरजेडी कुनबे को पागल करार दिया है। ऋषि मुनियों को भी समेट लिया। मैं समझता हूँ पूरा कुनमा पगला गया है। ऐसे हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पुराणों को उद्धृत करके गोमांस भक्षण की वकालत करे, अत्यंत शर्मनाक है। ये बुद्धि का फेर है। इस बयान से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। मुझे लगता है रघुवंश प्रसाद रघुवंश के तो नहीं, रावण वंश के हो सकते हैं। बीफ को लेकर छिड़ी इस बयानबाजी से संत समाज भी बेहद खफा है। ऐसे लोगों की बुद्धि के दिवालियापन का ये साक्षात प्रमाण है, क्योंकि गो का अर्थ केवल गाय नहीं होता, गो का अर्थ जिव्या भी होता है, गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है, गो का अर्थ हमारी इंद्रियां भी है। योग साधना में जहां आता है गो मांस भक्षित्वा पीत्वा अमर वारुणी, वो योग साधना की एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें जिव्या का दोहन करके जिव्या के मांस को घटाया जाता है। मुझे लगता है रघुवंश प्रसाद जी पागल हो गए हैं। हिंदुओं को गाली देना और गो मांस खाते हैं ये शब्द कहते हुए भी रघुवंश प्रसाद जी की जुबान कट के क्यों नहीं गिर गई? रघुवंश प्रसाद के बयान पर खुद महागठबंधन के नेता भी बैकफुट पर दिख रहे हैं, लेकिन बीफ पर सियासत करने का ठीकरा वो बीजेपी पर ही फोड़ रहे हैं। उसका बिहार के चुनाव के विमर्श से कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि बार बार भाजपा अपनी हताशा में कोशिश कर रही है कि विमर्श बदले, लेकिन वो होगा नहीं। ये एकेडमिक डिबेट चुनाव के दौरान नहीं होती। अच्छा हो कि सभी नेता चुनाव के बाद इस पर चर्चा करें। हमको एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ साथ किसी भी आस्था पर, किसी भी धर्म पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विरोधियों को नसीहत दी है कि वो बिहार चुनाव के असल मुद्दों से जनता को न भटकाएं। अनावश्यक मुद्दों को उछालकर जनता का ध्यान मुख्य मुद्दे जो हैं उनसे डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लालू ने भी बीफ को लेकर ऐसी ही बेमतलब की बयानबाजी की थी। खुद को फंसता देख लालू ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टे और धंसते चले गए। अपने को हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है, जो मांस खाता है उसको गाय और बकरा से क्या फर्क है भाई? ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। गाय हमारी पूंजी है, कहाँ गाय के बात बोलो? बीफ को लेकर नेताओं को पड़ रहे सियासी मिर्गी के दौरे जनता के बीच भी झटकों के तौर पर महसूस होने लगे हैं। दादरी कांड के बाद शुक्रवार को यूपी के मैनपुरी में भी बीफ की अफवाह को लेकर हालात तनावपूर्ण बन गए। यहाँ 2 युवकों की बुरी तरह पिटाई कर दी गई।
सवाल उठता है कि कानूनी पेचीदगियों से भरे आस्था के एक मसले को नेता क्यों पूरी ताकत से हवा देने में लगे हैं। बिहार चुनाव की बात करें तो माहौल देखकर लगता है कि जैसे बिहार में बीफ ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, विकास और रोजगार के मुद्दे छोटे हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बीफ पर बयानबाजी से फायदा किसको होगा और विकास के मुद्दे को नेताओं ने गौर क्यों बना दिया है, इसी मुद्दे पर करेंगे हम बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रीता बहुगुणा जोशी भी सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब जो कि अंजुमन मिनहाज रसूल के अध्यक्ष हैं, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ भी डॉक्टर सोनिया दीदी जो कि धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संबित, सवाल आपसे ही, विकास के मुद्दे को नेता गौर क्यों बना रहे हैं? बीफ पर जो बयानबाजी का दौर चल रहा है पिछले कुछ समय से, इससे फायदा किसको होने वाला है? नहीं, देखिए, आखिरकार बिहार में जहां हम केवल और केवल विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वही मुद्दा हम चाहते भी हैं और वही मुद्दा प्रधानमंत्री जी खुद अपने भाषणों में रख रहे हैं। जी, बीफ को लेकर कौन गया, कौन बीफ को इंपोर्ट करता है बिहार में? आदरणीय लालू प्रसाद यादव, उन्होंने ही पहला बयान दिया कि जो बकरी खा लेता है उसके लिए गाय का क्या फर्क है, थोड़ा गाय भी खा लेगा। तो पहले लालू प्रसाद यादव जी ने कहा। और रघुवंश जी क्या कह रहे हैं, ऋषि मुनि भी गाय खाते थे, गोमांस खाते थे। आप बताइए कैसा निंदनीय। मैं रघुवंश जी को बोलता हूं, रघुवंश जी ने ऋषि मुनि के लिए ऐसा बोल दिया, अगर पीर पैगंबर के लिए ऐसा बोलते तो उनका क्या हश्र होता, जरा सोचिए, क्या कोई समाज उनको माफ कर देता? तो इस प्रकार से बीफ को लेकर बिहार की राजनीति में कौन घुसा है वो तो खुद आरजेडी के लोग बताएंगे। हमने तो कभी नहीं वहां पे बीफ की चिंता की या चर्चा की। आपकी ओर से कभी भी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन सवाल बड़ा यह है, आपके नेताओं की भी एक बड़ी फौज है। गिरिराज सिंह को उठा लें, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, जो रह रहकर इस मुद्दे की तलाश में है कि बीफ पर आरजेडी की ओर से कोई बयान आए और उसके बाद हम जुबानी जंग तेज करें। और वही स्थिति हमें बिहार में दिखाती हुई दे रही है। विकास के मुद्दे पर कोई भी नेता चर्चा को तैयार नहीं है। नहीं चित्रा जी, आपको अगर कह रही हैं कि हमारे कुछ नेता इंतजार कर रहे हैं कि कोई मौका दे और वो अपनी जुबानी जंग तेज करेंगे, तो मौका कौन दे रहा है? आप देखिए, अगर इस प्रकार से एक समाज विशेष को, एक संप्रदाय विशेष को, एक धर्म विशेष के लिए अनर्गल बोला जाएगा तो क्या कोई रिएक्ट भी नहीं करेगा, कोई बोलेगा भी नहीं उस पे कमेंट? तो अगर ये मौका, खराब मौका, इस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी के मुंह में कभी शैतान बैठ जा रहा है, वो शैतान फिर रघुवंश जी के मुंह में बैठ जा रहा है, ऐसे उनके मुंह में शैतान बैठेगा तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्या? यानी कि बोलेंगे। समझ गए मैं आपकी बात। रीता बहुगुणा जोशी जी, लेकिन फायदा इस पूरे मामले में दिखाई किसको दे रहा है? लौटती हूं संबित में आपके पास। रीता जी, देखिए, जब जब चुनाव आता है कोई ना कोई ऐसा भावनात्मक जो है वो विषय उठाने की कोशिश की जाती है। ये विवाद इसलिए उठा क्योंकि दादरी में एक घटना घटित हुई, एक अफवाह फैलाई गई कि गौ हत्या हो गई है, एक व्यक्ति मारा गया। बिल्कुल। और तभी से गौ के बारे में हम लोगों के यहाँ चर्चा शुरू होने लगी। जो मांस प्रतिबंधित है सारे प्रदेशों में, 5-6 प्रदेश छोड़कर, उसके ऊपर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? कानून का काम है कि प्रतिबंध को लागू करे, सरकारों का काम है कि प्रतिबंध को लागू करे। बिल्कुल। गौ मांस हमारे यहाँ प्रतिबंधित है, लेकिन ये भी बात सच है कि कभी मुजफ्फरनगर हो जाता है, तो कभी दादरी हो जाता है, कभी मैनपुरी हो जाता है। और मैंने एक आंकड़े पढ़े थे कि 667 केसेस छोटे मोटे 2013 से 15 बिहार में सांप्रदायिक भड़काने की कोशिश की गई। और उनमें 60% मामले ऐसे थे कि कहीं पर सुअर का गोश्त एक मॉस्क के मस्जिद के पास और गौमांस मंदिर के पास डाला गया और अफवाहें फैली और हालात बिगड़े, लेकिन दंगा नहीं हो पाया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार अपनी नीति बनाए, कानून को लागू करे। और ये मोदी सरकार को तो खास तौर से देखिए, इन्होंने जो है पिंक रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। 30% मांस का निर्यात भारत से बढ़ा है। पूरा विश्व कौन सा मांस खाता है, कौन सा निर्यात होता है? बीफ और गौमांस में फर्क है रीता जी, 10% कर दिया। और उसको भाई मैंने, आप मेरी बात फिर मैं एक बार संबित के पास संबित, लालू प्रसाद यादव ने क्यों खड़े किए? उन्होंने भी तो बीफ को लेकर कहा था कि हिंदू झगड़ा क्या है? अगर अवैध कटान नहीं हो रही है तो फिर आप झगड़ा किस बात कर रहे हैं?
चित्रा जी, नहीं, चित्रा जी, आप पूरे बयान को चलाएं। आप पूरे बयान जो पहला बयान लालू प्रसाद यादव की ओर से दिया गया था, जिसके बाद में उन्होंने कहा कि मुंह में शैतान घुस गया था संबित, उसमें उन्होंने बीफ शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि बीफ हिंदू भी खाते हैं। तो अगर लालू कहें बीफ तो उसका मतलब गौ मांस, और अगर आप लोग कहें तो उसका मतलब कुछ और मांस। ये बात तो समझ सकते हैं। नहीं, लालू जी ने बीफ नहीं कहा था। पूरा बयान दिखाइए लालू जी का। लालू जी ने क्या कहा? जो बकरी खाता है वो गाय भी खा लेगा। गाय और बकरी शब्द इस्तेमाल किया ना, तो गाय और बीफ में फर्क कैसे? फिर मतलब फर्क तो है, वो तो लालू जी ने गाय शब्द कैसे इस्तेमाल किया? आप पूरा चलाइए, हम अभी बता देते हैं। चलिए, आप भी जानती हैं उन्होंने गाय और बकरी कहा कि नहीं, आप बताइए। लेकिन बीफ को लेकर उन्होंने बाद में कहा था कि मेरे मुंह में शैतान घुस गया था। ठीक है, लौटी हूं मैं साध्वी सोनिया के पास। हम चलते हैं साध्वी सोनिया। रघुवंश प्रसाद जी की ओर से कहा गया है कि ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे। क्वेश्चन नहीं करेंगे जी, बिल्कुल, ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, सरासर गलत है कि ऋषि मुनि इस तरीके की किसी चीज का भक्षण करते थे। जहां तक पुराणों की बात है, शास्त्रों की बात है, पुराणों और शास्त्रों में जहां जहां गोमय का शब्द का प्रयोग किया गया, गोमय का अर्थ है गौ से प्राप्त हुए पदार्थ, यानी जैसे कि गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, दूध से दही बनता है, घी बनता है, छाछ बनती है, उन पदार्थों का जो प्रयोग होता है उसे गोमय कहा जाता है। तो ये जो इन्होंने जो ये बयान दिया है, ये सरासर गलत है कि ऋषि मुनि जो है ऐसे किसी गलत चीज का भक्षण करते थे। धर्म के लिए तो गौ को धर्म का एक प्रतीक माना गया है, सिंबल माना गया है। तो धर्म की तो गौ की रक्षा के लिए तो ऋषियों ने अपने प्राण तक त्याग दिए हैं। तो गौ माता के लिए इस तरीके का जो ये बात आई है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी वेद के अंदर ये नहीं। मेरे पास चारों वेद यहाँ पर रखे हुए, आप मुझे बताइए कौन से वेद की कौन सी ऋचा में ये चीज लिखी हुई है, मैं आपको उसका सही स्पष्ट अर्थ बताती हूँ अभी के अभी। लेकिन रघुवंश प्रसाद इसके लिए मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने अपने तर्क दे दिए हैं सामने। किसी भी पुराण में, किसी भी आरजेडी की ओर से हमारे साथ ये बात नहीं है। मृत्युंजय कुमार तिवारी जी जुड़ चुके हैं पटना से। लौटी हूं मैं आपके पास, लेकिन उसके पहले मैं आपके पास मौलाना दहलवी, जिस तरह से बिहार की राजनीति का केंद्र बीफ से शुरू होकर बीफ पर खत्म हो रहा है, क्या ये विकास के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश और एक बार फिर से बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है राजनेताओं की ओर से? देखिए, बिल्कुल मुझको सबसे ज्यादा खुशी इस बात की कि आपने अपनी प्रेफेस में जिस चीज का जिक्र किया, हमको बात करनी चाहिए थी बिहार के विकास की। बिल्कुल, हमको बात करनी चाहिए थी कि वो बिहार का मजदूर जो कश्मीर की घाटियों और पंजाब के मैदानों से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जाके अपने खून पसीने से कमा रहा है। बदकिस्मती ये सरकारें किसी की भी हों, क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के अलायंस हो या मेघालय और अरुणाचल की सरकारें हों, आंकड़ा ये बताता है कि पिछले पौने 2 साल में नॉर्थ ईस्ट के अंदर 28 से ज्यादा बिहारी या हिंदी भाषी लोगों को मारा गया। ये एक अलग चीज है, लेकिन मैं अब आता हूं असल मुद्दे पे। संक्षेप में ये कि रघुवंश जी ने जो कुछ कहा या लालू जी ने जो भी कहा, भावनाओं को ठेस पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं है। बिल्कुल, जहां तक संबित कहते हैं कि भाई पीर पैगंबर, हम तो एक बात कहते हैं, अव्वल तो पीर पैगंबर इस बहस में ही नहीं, लेकिन फिर भी पूरी जिम्मेदारी से एक ऐसे चैनल को जिसको करोड़ों लोग देख रहे हैं और साध्वी सोनिया को अपना इसमें साक्षी बनाते हुए मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सन 720 से लेके 1857 तक मुस्लिम शासन, और उसमें भी जिसपे आजकल बीजेपी बड़ा हल्ला मचा रही है टीपू सुल्तान को लेके, टीपू सुल्तान ने 1708 के अंदर हैदर अली ने पाबंदी के साथ लिखा कि अपने मित्र खांडेराव के कहने पर हिंदुओं की भावना का सम्मान करते हुए हैदर अली की सरकार गौहत्या पे पाबंदी लगाती है। बाबर ने 18 राज्यों में अभी आगे की जो बात कर रहा हूं, बाबर ने तो वसीयत की, लेकिन हैदर अली ने लिखा कि अगर मैसूर राज्य में कोई आदमी गाय की हत्या करता हुआ पाया गया तो मेरी सरकार उसके हाथ काटने की सजा तय करती है। ये विश्व में कहीं नहीं हुआ। अब मैं उसके आगे आता हूं। भाई, बिहार में चुनाव चल रहा है, पहली चीज तो बीफ और गोमांस का अंतर होना चाहिए। टीपू सुल्तान तो समझ गए, ये सोनिया जी और मैं आ रहा हूँ संबित में आपको सुनो, संबित में आ रहा हूँ। दूसरी बात जो दिलचस्प बात वो ये है, मेरा कहना यह है कि मुझको ये बताया जाए कि आज 2 साल के अंदर, कल पाकिस्तान ने हम पे कटाक्ष करा, हमको शर्म आई। 2 साल में ब्राजील को पिछाड़ता हुआ भारत 2014। नहीं, वैसे पाकिस्तान अगर कटाक्ष करे तो उस पर शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ वो सुनिए। वो कहते हैं कि साहब ब्राजील को पिछाड़ते हुए आप जो है बीफ निर्यात बन गए हैं। मैं इस पर भी चर्चा नहीं चाहता। मेरा कहना यह है, हम गोवंश की हिफाजत करना चाहते हैं, महाराष्ट्र में सरकार ने कहा, लेकिन मराठवाड़ा की नहीं, मैं संबित आ रहा हूं, संबित बिल्कुल सुन लीजिए, संबित बिल्कुल सुन लीजिए, संबित सुन लीजिए। मेरा कहना यह है कि मराठवाड़ा की सूरत हाल ये, जहां किसान तो मर रहा था चित्रा, मगर परेशानी है कि जब से गौवंश यानी गाय के अलावा दिगर जानवरों पर भी पाबंदी लगाई गई, हालत यह है कि लोग जिनके पास अपने खाने को नहीं, अपने जानवरों को
खूंटे से छोड़ के जो है वो जंगलों में आदात छोड़ रहे हैं। हमारा कहना ये एक ऐसी पॉलिसी लाइए जो पूरे देश में लागू हो। वहां किरण रिजिजू का लिहाज न रखा जाए, वहां गोवा के मंत्रियों का लिहाज न हो, वहां रघुवंश का लिहाज न हो, वहां पूरे वंश और साथ साथ गाय के दिगर वंश, उनके लिए आप कुछ चीजें लेके आइए ताकि लगे कि हाँ गाय की आप हितैषी। समझ गए मैं आपके बात, लेकिन आरजेडी की ओर से विकास के मुद्दे को तो पीछे ढकेल दिया गया है। मृत्युंजय जी, बार बार कभी आप लोग जाति की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी गोहत्या, गोमांस, बीफ की बात। आरजेडी का लग रहा है कि कुल मिलाकर जो उनकी राजनीति है वो सिर्फ इसी से शुरू होकर इसी पर खत्म हो जा रही है। विकास भी कोई मुद्दा है आप लोगों के लिए बिहार में या फिर नहीं? देखिए चित्रा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। चित्रा जी, ऐसा है कि हम लोग चाहते थे कि विकास के तिवारी जी अपनी बात पूरी करें। क्या हम चाहते थे कि विकास के मुद्दे पर लड़ाई हो जी, और हम तो विकास चाह रहे थे कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विकास के मुद्दे पर बहस छेड़ी थी, उनका वो हिसाब देते कि हम काले धन पर क्या किए, रोजगार पर क्या किए, महंगाई पर क्या किए। लेकिन वो तो कभी आरक्षण के मुद्दे पर, कभी गौ माता के मुद्दे पर, ये आरक्षण के मुद्दे को भटका करके ये गौ माता पर लाना चाह रहे हैं। हम तो गौ माता, लालू प्रसाद जी से बड़ा गौपालक देश में कौन है? हमारी पार्टी तो गौपालकों की पार्टी है, हम तो गौ की पूजा करते हैं। अब ये लोग गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, इनको राजनीति मुबारक हो। और राजनीति अगर करनी है जी, चित्रा जी मैं आ जाऊं थोड़ा सा। चलिए, वो साध्वी सोनिया जी सवाल उठा रही थी, संबित कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित, यहाँ पर तो आरजेडी अपने आप को गोपालक बता रही है और उनका कहना है कि दरअसल गो मांस को लेकर जो राजनीति है वो सिर्फ बीजेपी कर रही है। नहीं, चारा घोटाला किसने किया था ये बताया जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी भी यहाँ डिबेट में बैठने इस बात पे यदि आप चर्चा कर रहे हैं। जी सोनिया जी, मैं आती हूँ आपके पास। डॉक्टर संबित कुछ बोल रहे हैं। संबित अपनी बात पूरी रखें। जी जी जी, देखिए ये आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो चाहते थे तो विकास करना, मगर वो चाहते चाहते बीच में शैतान आके बैठ गया उनके मुंह में, लालू जी के, तो क्या करेंगे आप बताइए। चुनाव से पहले अभी मुंह में शैतान बैठा है, चुनाव के बाद अगर हाथ पांव दिल में बैठ जाएगा तो बिहार का क्या होगा, आप सोच के देखिए। और दूसरी बात, ये हिसाब मांग रहे, रोज रोज शाम होते ही ये हमसे हिसाब मांगने का काम शुरू कर देते हैं। ये 35 साल सुनिए, अरे बीच में रुक तो जंगल राज मत करिए। 35 साल अर्थात 420 महीने का हिसाब कौन देगा? आप लोगों ने गोपालक बने हुए हैं। जो गोपालक बनता है वो निरीह गाय, भैंस, बकरी 200 रुपया किलो दाल हो गया, इसका हिसाब कौन देगा? चुरा के खा गए, ऐसा पालक होता है। रोजगार बंद हो गए, इसका हिसाब कौन देगा? पालक होता है, बताइए। अरे आप तो देश खाने पर वो हिसाब अरुणा जोशी जी देंगी ना, आप ही की पार्टी की है, वही देंगी कि देश में इतने साल तक क्यों बंद रहा उसका हिसाब वो देंगी। लेकिन बात है, चारा घोटाला करके आप लोगों ने पैसा खा लिया और ये पालक बने हुए, आप ये नकली पालक। गरीबों के, आपने गरीबों के थाली से दाल गायब कर दिया, प्याज मिल नहीं रहे हैं और आप लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं जंगल राज, क्योंकि आप लालू प्रसाद यादव हिंदुस्तान के पहले रजिस्टर्ड नेता है, पता है कि नहीं आपको? आप कुछ भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान के पहले पंजीकृत नेता लालू प्रसाद यादव गणेश जी ने कहा सकते हैं और इसीलिए चुनाव नहीं लड़ पा रहे। रामचंद्र जी पर राजनीति करते हैं, काहे गणेश जी माता पर दूध तो पिला रहे हैं, चारा तो नहीं खा जा रहे हैं। गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग, कम से कम गणेश को दूध पिला रहे हैं, चारा नहीं खा जा रहे हैं। हम फिर से लौट आते हैं बिहार चुनाव के मुद्दे पर। बहुत गंभीर ये विषय नहीं, लेकिन डॉक्टर संबित संक्षेप में मैं जवाब चाहूंगी आपसे। रीता बोगड़ा जी भी कुछ जोड़ना चाह रही हैं। दरअसल गो रक्षक बनाम गो भक्षक की लड़ाई करके क्या बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है? विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। संस्कृति को मत बिगाड़िए। डॉक्टर संबित, जल्दी देखा जाए तो मोदी जी को पहली बात जी में नहीं होना चाहिए था, उस दिन द्वारकाधीश जातिवाद के मुद्दे पर भी कर सकते थे।
और हम किसी एक पार्टी की तरफ नहीं बोल रहे हैं, हम तो धर्म की तरफ बोल रहे हैं, हम किसी पार्टी की तरफ नहीं है। अच्छा साध्वी सोनिया, मैं आप ही का रुख कर लेती हूँ। रीता जी भी कुछ जोड़ना चाह रही थी, एक एक करके बात रखेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। जल्दी से साध्वी सोनिया, क्या जोड़ना चाह रही थी आप? मैं तीन बातें रखना चाहती हूँ चित्रा, जल्दी से मैम जी। तीन बातें रखना चाहती हूँ कि यदि आप बीजेपी की बात करती हैं तो बीजेपी पे मोदी को जो है जन्माष्टमी के दिन गया में नहीं होना चाहिए था, बौद्धिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था, उनको जाके अभिषेक करना चाहिए था भगवान कृष्ण भगवान का द्वारकाधीश में या वृंदावन में। नंबर 1। नंबर 2, किसने चारा घोटाला किया अगर ये गौपालक बन रहे हैं तो। नंबर 3, हम किसी पार्टी की तरफ नहीं बोल रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं। आप सब जने मिलकर इस वक्त देश हित की बात क्यों नहीं सोचते और ये क्यों नहीं कहते हैं कि गौ हत्या पूरे देश में बंद कर दी जाए, जैसे महाराष्ट्र में बंद किए, ताकि ये मुद्दा ही खत्म हो जाए, अगला मुद्दा आ जाए कि जिसमें देश की तरक्की की बात हो। जी, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे देश में 18 ऐसे राज्य हैं साध्वी सोनिया जहां पर गौ हत्या पर बैन है और 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर बैन नहीं है। मुस्लिमों की भी माँ है जी। चलिए मैं लौटी हूँ आपकी बात। रीता बोंगड़ा जोशी जी भी कुछ जोड़ना चाह रही है। समझ गई साध्वी सोनिया, समझ गई मैं आपकी बात। रीता बोंगड़ा जोशी जी, लेकिन बीजेपी के ऊपर बार बार आप लोग ये सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं कि गोमांस को लेकर या फिर गौ हत्या को लेकर वो ध्रुवीकरण की राजनीति पर तुली हुई है? इस तरह के आरोप क्यों? देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जो मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए नहीं हो रही है। आपने कहा कि जाति के नाम पर उलझाया जा रहा है बिहार को और वो महागठबंधन कर रहा है। कौन प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा वहां पर कि पिछड़ा जाति का पहला प्रधानमंत्री बना है? कौन है? मोहन भागवत जी किस पार्टी के से या किस परिवार के हैं जिन्होंने कहा कि आरक्षण की नीति को फिर से रिवाइज करने की आवश्यकता है? तो अब किन लोगों ने जो अपना गठबंधन एनडीए ने बनाया वो जाति के आधार पर नहीं है तो किस बात पर है और किस तरह से टिकट बांटे गए हैं? तो ये कह देना कि महागठबंधन ये कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। दादरी का जो टाइमिंग है, मैनपुरी का जो टाइमिंग है, जो इस समय भटकाने की कोशिश हो रही है, संदेह इसलिए होता है कि 1990-92 में मंदिर का मुद्दा शुरू हुआ और आज मंदिर का मुद्दा कहीं नहीं है। सत्ता मिल गई, मंदिर का मुद्दा चला गया, ध्रुवीकरण हो गया, मंदिर का मुद्दा चला गया, अब गौ का मुद्दा आ गया है और उसको उठाकर कोशिश हो रही है कि चुनाव पर असर डाला जाए। मुजफ्फरनगर का मुद्दा उठाया गया ताकि 14 में फायदा मिले। तो भावनाओं से खेल कर आप जब आप बोलते हैं जी, मैं नहीं बोलती, आपको जवाब दीजिए, आप बीच में बोलिए। आप जवाब ही नहीं दे रही है ना, पहले भी नहीं दे रही थी, अब भी नहीं दे रही है। चलिए एक एक करके हम बोलेंगे। जो सवाल खड़े किए गए हैं संबित की ओर से, उसका जवाब हम रीता जी से लेंगे और रीता जी ने भी कई सवाल बीजेपी को लेकर उठा दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के चुनावी बिसात को लेकर है, जहां पर गो हत्या के मामले को लेकर इतना तूल दिया जा रहा है कि विकास का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गया है और इसी वजह से बड़ा सवाल यही कि इससे आखिर फायदा किसको होगा। एक छोटे से बीफ पर जुबानी जंग से जो माहौल बिगड़ रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है और बीफ बयान से फायदा किसको हो रहा है, इसी मुद्दे पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। रीता जी ने जो सवाल खड़े किए डॉक्टर संबित, इसका जल्दी से आप जवाब दीजिए। उनका कहना है कि जिस तरह से दादरी में जो कुछ हुआ या फिर मैनपुरी में बीफ को लेकर अफवाह फैली और 2 लड़कों को पीटा गया, उससे मंशा तो सवालों के घेरे में है ही कि चुनावों के ठीक पहले इस तरह की राजनीति क्यों की जा रही है वहां पर। आपने मुझसे पूछा ये? जी आपसे ही पूछा है। जी देखिए, पहली बात है कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में क्या हुआ, दादरी में क्या हुआ, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछिए। कर्नाटक में कलबुर्गी के साथ क्या हुआ, उसके लिए आप कर्नाटक की सरकार से पूछिए। भारतीय जनता पार्टी शासित किसी राज्य में इस प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो वो आप हमसे पूछिए। दादरी में जो हुआ है उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्तर प्रदेश का खराब था, कानूनी व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश की सरकार इसे संभाल नहीं पाई। इसका प्रश्न तो उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए। हमने तो शुरू से कहा था कि आप हमसे सीबीआई की जांच करवा लीजिए, आपको किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो। स्वाभाविक रूप से इस पूरे परिप्रेक्ष्य को राजनीतिक रंग देने का कोशिश कौन सी पार्टियां कर रही है वो हम सबको दिख रहा है। डॉक्टर संबित, लेकिन आपके केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा पहुंचकर वहां पर हत्या को हादसा बता देते हैं, इस पर भी आश्चर्य होता है। लेकिन यहां पर मौलाना साहब आपको मैं लाना चाहूंगी, आप कुछ बता रहे थे लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या चुनावों को देखते ही बार बार इस तरह के मुद्दों को ज्यादा तूल दिया जाता है ताकि ध्रुवीकरण हो और
उसका फायदा लिया जा सके? क्या ये एक बड़ा कारण है? बिल्कुल, देखिए रीटा जी हो या तिवारी जी या संबित या आप हो, हम यहाँ पे चर्चा हम कर रहे हैं काम भारतीय की, हमारी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी हो या हो, मेरा कहना यह है कि आज के इस दौर के अंदर जब बिहार में हमको चर्चा करनी चाहिए विकास को लेकर, बिल्कुल हमको चर्चा करनी चाहिए। पिछली सरकारों ने क्या करा, इस सरकार को जो लोगों ने वोट दिया था वो इसलिए दिया था कि ताकि, मैं संबित से कभी कभी अक्सर इनको मजाक में सुनाता हूँ, मेरी मिसेज भी मुझसे कहती भाई आज महंगाई का क्या हाल हो गया कि पहले मिर्च और धनिया फ्री मिलता था, आज सूरत हाल ये है कि उसकी भी कीमत देनी पड़ती है। चर्चा इस पे होनी चाहिए थी। अब मैं एक संक्षेप में एक बात जोड़ना चाहता हूँ भाई, गाय की पवित्रता और उसकी आस्था को लेकर पूरा चुनाव डाइवर्ट हो गया है। क्या ही अच्छा हो कि सरकार दो काम करे, पहले तो देशव्यापी कानून ले आए, सब समर्थन करने को तैयार हैं। दूसरी चीज ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने या और सरकारों ने गौवंश को लेकर जो फैसला करा है, गौ पालकों के लिए या उन लोगों के लिए जिनके पास उसके अलावा और जानवर हैं, उन जानवरों के भाई अगर वो दूध देना बंद कर दे, गाय की बात नहीं कर रहा, वो दूध देना बंद कर दे या खेती के लायक नहीं रहे, तो उसके बाद वो आदमी इसके बाद अपने खाने को कुछ नहीं, उसका क्या होगा। और तीसरी अहम तरीन चीज जो मैं जोड़ना चाहता हूं, जो अभी तक आपकी चर्चा में आपने इसको जिक्र किया, महंगाई सिर्फ इंसानों के खाने पे नहीं है चित्रा, जो जानवरों का चारा है वो भी बहुत। तो इसलिए अगर हम सब्सिडी गोश्त के निर्यात पे दे रहे हैं, सब्सिडी स्लॉटर हाउस बनाने पे दे रहे हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि एक ऐसा बिल लाया जाए जिसमें सब्सिडी और रियायतें गौ पालन पे भी और गौ रक्षण के जो अलग चीजें उनके लिए भी दी। समझ गई मैं आपकी बात। रीता जी भी कुछ जोड़ना चाह रही थी, संबित मैं लौटूंगी आपके पास। साध्वी सोनिया जी मैं आती हूँ। रीता जी, देखिए बार बार बात है कि गौ हमारे लिए पवित्र पशु है जी, और निश्चित रूप से इस देश में कानून बना हुआ है, लेकिन अब बीफ जिसमें बहुत सारे तरह के मांस आते हैं, उनके बारे में क्या नीति हो, इस पर आप चर्चा बाद में कर सकते हैं। लेकिन बिहार में चर्चा ये होनी चाहिए, और जिसको संबित जी जवाब दें कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे, हम महंगाई कम करेंगे, तो कहाँ है वो सब? आप आज बिहार को कह रहे हैं कि हम प्रथम आपको राज्य बना देंगे। आपने भारतवर्ष की तो दुर्दशा कर रखी है, अर्थव्यवस्था की यह हालत है कि आज 200 रुपए किलो हम अरहर की दाल खा रहे हैं, कोई सब्जी 40 रुपए किलो के नीचे है नहीं। संबित जी शायद बाजार जाते नहीं होंगे, और सीधी सी बात यह है कि आप ना महंगाई कम कर पा रहे हैं, ना आप रोजगार दे पा रहे हैं, ना आप निवेश ला पा रहे हैं, और आप चर्चा जो है डाइवर्ट कर दे रहे हैं। आप डाइवर्ट कर दे रहे हैं। जब मोहन भागवत कहते हैं कि जातिवाद के ऊपर, आरक्षण पर फिर से चर्चा होनी चाहिए, आप उससे भाग जाते हैं। आप कहते हैं नहीं, ये हमारा पक्ष नहीं है। तो जो आपको पक्ष को सूट करे, रिजिजू कहते हैं मैं मांस खाता हूं गौ का, आप कहते हैं कि ये कुछ नहीं है। आपको इन चर्चाओं को छोड़िए, आप बात करिए कि बिहार में नीतीश कुमार इतने मजबूत हो गए हैं, वो अच्छे मुख्यमंत्री थे, 9 साल आप उनके साथ थे तो बहुत बढ़िया थे, अब आप हट गए तो खराब हो गए हैं। तो नीतीश जी और मोदी जी के बीच में कौन बन रहा है मुख्यमंत्री बिहार का? नीतीश जी को बनना है, और एक वहां पर हमारे महागठबंधन का आपका मैनिफेस्टो आ चुका है, घोषणा पत्र। उस घोषणा पत्र में जो भी लिखा है उसको ये आने वाली सरकार पूरा करेगी जी। ये बातें कहाँ से आ जा रही हैं? चलिए साध्वी सोनिया मैं लौटूंगी आपके पास, इसका जवाब ले लेती हूँ रीता जी मैं संबित से। डॉक्टर संबित जल्दी से। देखिए बहुत बड़ा फहरिस्त इन्होंने जारी किया है यहाँ की, 15 लाख कहाँ गए, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आप बताइए, 15 लाख करोड़ रुपए लूट लिए पिछले 10 वर्षों में, और रोज शाम को टीवी पे आकर 15 लाख कहाँ है, मेरा 15 लाख अभी दो। बताइए यही हो रहा है कि नहीं? और हिंदुस्तान की जनता और खास करके बिहार की जनता बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है किन लोगों ने हिंदुस्तान की जनता के गाढ़ी कमाई को यहाँ से विदेश भेजा है, सब पता है। सोनिया जी, राहुल जी ने क्या किया है। संबित, लेकिन 15 लाख का वादा किया तभी तो आप सत्ता में आए ना। बता दी नहीं, तो 15 लाख तो पूछा ही जाएगा। अरे तभी तो हम कर रहे हैं। कहाँ है? आप ला क्यों नहीं रहे हो? आपने कहा 1 महीने में लाएंगे, कहाँ है? 90 दिन में लाएंगे। ऐसे बताइए, जिन लोगों ने 15 लाख करोड़ रुपए एक बैंक से 5,000 करोड़, एक बैंक से 5,000 करोड़ रुपया चला गया है पिछले बीच में। मैं बोल रहा था अभी, आपको पता ही जंगल राज डिबेट में भी करने लगते हैं। इनको बताइए। नहीं, वो कुछ सवाल खड़े कर रही हैं। डिबेट में इनसे संभल नहीं रहा है, जंगल राज कर रहे हैं। नहीं, 3 इनके प्रवक्ता हैं। अब मैं उत्तर तो दे रहा हूं जी, उत्तर दे रहा हूं, सुनिए।
देखिए 2.5 दिन बार-बार 2.5 साल तक बोलेंगे तो फिर बात नहीं होगी। एसआईटी नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर भी एसआईटी नहीं बनाए। 2.5 दिन में मोदी जी की सरकार ने एसआईटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले कहा कि हम संतुष्ट है मोदी जी की सरकार काले धन के ऊपर जिस प्रकार से काम कर रही है। डरे तो ये लोग हुए हैं, इन सबका नाम अकाउंट में आ रहा है, इन सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वक्त में अलग अलग टिप्पणी आती रही है। आप लाइए, हम लेकिन सवाल तो खड़े होंगे और उसका हिसाब बीजेपी को देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं एक बार आरजेडी को भी शामिल कर लेती हूँ। बोल दीजिए, आप इन सबका नाम उसी लिस्ट में है। जारी कीजिए। साध्वी सोनिया जल्दी से। हाँ, अरे है सूची जारी करिए। ओ सूची भी सबसे पहली बात संदीप जी ने पूछा था। संदीप जी एक मिनट आप रखे रहिए जेब में। संदीप जी एक सेकंड बोलने में तो माहिर हैं आप। लीजिए संदीप जी, जेब में संदीप कहीं रखेंगे, पैसा लाएंगे और आप लोगों को भेजेंगे। आपने मुझसे पूछा कि आप गौ हत्या के फेवर में है कि गौ हत्या बंद के फेवर में है। संदीप जी, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि धर्म से जुड़े होने के नाते मैं हर हाल में गौ हत्या बंद होने के फेवर में हूँ। पूरे देश में गौ हत्या बंद होना चाहिए और यहाँ तक कि हमारे देश से किसी भी तरीके के मांस का निर्यात ही क्यों हो। पहली बात, हम अगर सात्विक हैं तो हमारे सोनिया गांधी जी से पूछा गया था, साध्वी सोनिया से नहीं। धर्म किसी को भेद, वो सोनिया गांधी जी से पूछा गया था, उसका धर्म भेद नहीं करता है। बहुगुणा जी से लीजिए। धर्म भेद नहीं करता है संदीप जी, नहीं होता। सारी पार्टियां मौजूद है और आपके सारे जितनी पार्टीज है सम्मान करती है, जितनी भी पार्टी है देश की तरक्की का गांधी जी, रीटा जी, एक एक करके अपनी बात रखिए। एक मिनट, साध्वी सोनिया जी, मैं समझ गई आपकी बात। सोनिया गांधी जी हिंदू आस्था में दृढ़ विश्वास करती हैं। सोनिया जी हिंदू आस्थाओं में दृढ़ विश्वास करती हैं, गौ का सम्मान करती हैं। एक एक करके हम अपनी बात रखें। एक बार आरजेडी को भी मैं लाना चाहूंगी। बहुत देर मृत्युंजय जी ने कुछ बोला है। प्रदूषण को मिटाने के लिए जी सबसे पहला प्रयास राजीव गांधी जी ने किया था। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, एक बार फिर से अगर हम बिहार के विकास की बात करें, आप लोग समझ गए आपकी बात में किया था। सोनिया जी ने गंगा को नहीं है एक करके एक राष्ट्र हमने संपदा घोषित किया था। मृत्युंजय तिवारी जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, आरजेडी के किसी भी बड़े नेता की ओर से विकास की बात करते हुए हम क्यों नहीं देख रहे हैं? लालू प्रसाद यादव एक तरफ ब्रह्म पिशाच करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनका कहना है कि सरसों और मिर्ची का हम छौक लगाएंगे जिससे भूत को भगाएंगे। पालकों को गाय के नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। तो गौ माता की ये भूत भगाने वाला टोटका अब आप लोग करने लगे हैं। मतलब हैरानी होती है कि विकास का मुद्दा न जाने कहाँ चला गया है। नरेंद्र मोदी को लेकर कहा यह जा रहा है कि सरसों जलाएं, मिर्च जलाएं, उसके बाद भूत भगाएं। क्या यही राजनीति करेंगे आप लोग? इसलिए कर रहे हैं जी, इसीलिए कर रहे हैं कि इन लोगों को भूत पकड़ लिया है और इस तरह से ही गाय माता के नाम पर बिहार में राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने टोटका किया है जिनका भूत उतार देंगे। आपके मुंह में बैठ गया है, हमको क्या भूत पकड़ेगा? अरे आप ही के मुंह में शैतान बैठा है, खुद ही आपके नेता कह रहे हैं भूत आपको शैतान, भूत, गाय यही सब याद आता है। अरे भाई, आप कभी मंदिर के नाम 8 तारीख को, कभी राम सेतु के नाम पर, कभी माता के नाम पर, 8 नवंबर को 8 नवंबर को पता चल जाएगा। 8 नवंबर को पता चल जाएगा। बंद करिए, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। 8 नवंबर को पता चल जाएगा, लेकिन कम से कम जुबानी शैतान तो बनने की कोशिश ना करें नेता। यही हमारी गुजारिश है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन बड़ा सवाल बिहार के विकास को लेकर है कि विकास की बात जो शुरू तो हुई थी बिहार में, लेकिन जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती गई उसके बाद वो मुद्दे खत्म होते हुए चले गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चुनावी चौराहे पर बीफ बेचने की सियासत बिहार को कहां लेकर जाएगी, यही है बड़ा सवाल। और इसी पर टिप्पणी लेते हुए, चूंकि आखिरी के 4 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं, मौलाना दहलवी साहब आपसे। बिल्कुल संक्षेप में मेरा कहना ये, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूड बीजेपी, कांग्रेस एंड आरजेडी, हम ये कहते हैं कि चूंकि सारे पत्थर मुसलमानों पे आते हैं, इसलिए हम बड़े जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि संपूर्ण भारत के अंदर गौ हत्या पर पाबंदी लगे, इसके लिए आप कानून लाएं। दूसरी चीज, संबित से भी उम्मीद रखता हूं, आरजेडी और कांग्रेस से भी, कि हम बिहार में हैं
तो हमको एक अपनी पोजीशन रिजर्वेशन पे क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि वहां अक्सर लोग वो हैं जो रिजर्वेशन के फायदे के साथ तो यहाँ तक पहुंचते हैं। बीजेपी ने क्लियर हाँ, क्लियर। तीसरी चीज, अपरवासी बिहारी जो हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट के किसी व्यक्ति को कहीं तकलीफ पहुंचती है तो हम किरंजीजू की सूरत में उसको पेश कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट समेत महाराष्ट्र और दिगर तमाम तर जगहों पे जो अपरवासी बिहारियों के साथ, बिहारी के लफ्ज के साथ जो कुछ होता है, उस पे इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहना चाहिए भाई गाय की पवित्रता पे यकीन है, लेकिन साथ साथ बिहारियों की अस्मिता बाकी रहे, उस पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कुछ और आखिर मुद्दा है चुनाव का, जो विकास का मुद्दा है वो गौर नहीं होना चाहिए। और आप सबके माध्यम से पूरे देश से एक ही बात कहता हूं कि गोमांस और बीफ में अंतर रखिए, गोमांस और बीफ में अंतर। डॉक्टर संबित, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, दवाई, पढ़ाई और कमाई, इन तीनों महत्वपूर्ण चीजों के लिए बिहार के अच्छे लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को इतने वर्षों तक बिहार से बाहर जाना पड़ा। उसके लिए कौन दायी है? दो प्रवक्ता यहां बैठे हैं जो लोग दायी हैं। 35 वर्षों तक इन्होंने शासन किया हाल के समय में, अर्थात 420 महीने तक, 420 महीने में बिहार की जनता को क्या दिया, इसका हिसाब पहले ये दिए। और गाय का विषय इंपोर्ट करके बिहार में लालू प्रसाद यादव लेके आए। रघुवंश जी ने उस पर जिस प्रकार की टिप्पणी की है, उससे मालूम पड़ता है कि हिंदू भावनाओं को भड़काकर एक तरह से पोलराइज करने की कोशिश जो आरजेडी और जेडीयू बिहार में कर रही है, यह आपत्तिजनक है। इससे बचना चाहिए। रीता जी, क्या इससे बचना चाहिए? और आप कम से कम अपने गठबंधन के साथियों को समझाएंगे, खासकर लालू प्रसाद यादव जी को? भावनात्मक विषयों पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। कभी राम मंदिर का मामला, कभी धारा 370, कभी राम सेतु, कभी गौरक्षा, इन मुद्दों को लेकर जो बार बार चुनाव के पहले एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, ये राष्ट्र हित में नहीं है और इससे बचने की आवश्यकता है। और मैं तो ये चाहूंगी जितनी सेकुलर फोर्सेज हैं, इस तरह के विवादों से उनको बचना चाहिए। बिल्कुल। मृत्युंजय तिवारी, आपसे ये जवाब। परसों ही चुनाव है, पहले चरण की वोटिंग होगी, कम से कम अब यहां से विकास की एक नई धारा पर, एक नई राह पर क्या चलेगी आरजेडी? इस तरह की उम्मीद बिहार की जनता करे आपसे? नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर एक्चुअली बीजेपी इसलिए नहीं बात करना चाहती है क्योंकि भागो जनता पकड़ेगी, यही बीजेपी का अभी फुल फॉर्म है, पूरा अर्थ है। और इसलिए जनता इनको पकड़ेगी कि जो वायदे इन्होंने लंबे चौड़े किए थे, उन वायदों का क्या हुआ, ये जवाब नहीं दे रहे। इसलिए घृणित राजनीति कर रहे हैं। जनता भागती रहती थी, घृणित राजनीति करते थे। इस बस आपके पास तो जंगल राज के शब्द के अलावा पहला शब्द है नहीं। तो आपके जवाब आपको पंजीकृत सामने दिख रहा है देश का। इसलिए जंगल राज, गौ माता। चलिए, चूंकि वक्त की कमी है, इस वजह से इस चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ रहा है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं, बिहार की जनता बेहद जागरूक है, वो सभी नेताओं को देख रही है और सुन रही है। जो भी वो फैसला करेगी सोच समझकर, क्योंकि परसों ही यानी कि 12 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण का होने जा रहा है चुनाव। अगर आप बिहार के वोटर हैं, पहले चरण में वोटिंग है, तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र की यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बड़ी बहस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।